हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें हमने इसके पहले एम्पियर का परिपथी नियम कराया था और उसके अनुप्रयोग में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि एक लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी हमारे पास एक परिनालिका है और परिनालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकल कर आता है। मान लीजिए परिनालिका हम लेंगे, परिनालिका कैसे बनाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आप लोगों को बेहतर और समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो परिनालिका है, ये परिनालिका बनाया कैसे जाता है। तो परिनालिका बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ऐसा पदार्थ लेंगे जो कि विद्युत रोधी होगा और उसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट देंगे, सीधा वो परिनालिका बन जाएगा। जैसे मेरे पास यहां पर आप देखिए एक तार है, दिख रहा है आपको, इसके अंदर तांबे का तार है, पतले पतले यहां पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगी, कोई बात नहीं है, तांबे का तार है और इसे विद्युत रुद्ध बोलते हैं क्योंकि ऊपर हमारा कुचालक पदार्थ लगा है। तो विद्युत रुद्ध है मतलब इसमें बाहर से यदि हम सोचे यहाँ से करंट फ्लो हो सके, तो ऐसा नहीं होगा, करंट प्रवाह नहीं होगा, अंदर ही अंदर केवल होगा। इसको हम विद्युत रुद्ध इसलिए बोलते हैं। देखो ऊपर है ना कुचालक पदार्थ लगा हुआ है। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक विद्युत रोधी पदार्थ। अब विद्युत रोधी पदार्थ मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहा हूँ। हालांकि वो तो चीनी मिट्टी का हो या एस्बेस्टास आदि का हो, ये विद्युत रोधी पदार्थ है। और फिर इसमें अपन क्या करते हैं, लपेट देते हैं तांबे के तार को। हम फेरों की संख्या के रूप में लपेटेंगे, यहां पर देख सकते हैं। ये सब काम आने वाला बच्चों, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अब यहां पर आप देखो तो ये मेरे पास परिनालिका का रूप दिखाई दे रहा है। परिनालिका मतलब एक प्रकार से बन गया है, मतलब यहां पर एक कुंडली है, बेलनाकार कुंडली है। बेलनाकार कुंडली होते हैं बच्चों जो कि विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास आदि का बना रहता है। इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे का तार लपेट देते हैं, है ना, विद्युत रुद्ध तार देख सकते हैं, और इसमें कई फेरे होते हैं जिससे परिनालिका का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक क्या है, सीधा फंडा, एक कुंडली है या चालक तार, मतलब चालक नहीं, विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब कुछ इस प्रकार से, मैं छोटा रूप बनाकर यहाँ पे समझाता हूँ। ये लो बच्चों, मेरे पास एक ये विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, तांबे के तार को लपेट दूंगा। तांबे के तार को कैसे लपेटेंगे, जैसे मान लीजिए एक छोर है, इस प्रकार से इसमें तांबे के तार को हम लपेट देंगे। तो ये जो बनने वाला एक नया रूप आपको दिखाई रहा है, ये हमारा परिनालिका बन जाता है। ये दो आपके पास तार है, तो ये बन जाता है बच्चों परिनालिका। क्या, परिनालिका। तो सबसे पहले तो परिनालिका ही समझना जरूरी है ना कि परिनालिका है क्या। एक लंबी बेलनाकार कुंडली देख सकते हैं जो कैसे बनाया जाता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ में हम क्या करते हैं, तांबे के तार को पास पास लपेट देते हैं, तो ये परिनालिका बन जाता है। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चूंकि ऑरस्टेड साहब सबसे पहले आकर बता दिए थे, ये सबको पता है कि यदि किसी चालक तार पर धारा बह रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, सबको पता है ना। मतलब एक चालक तार है और उसमें धारा बहाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। अब इस कुंडली में आप देखो, ये देखो वृत्ताकार कुंडली है, मतलब बेलनाकार कुंडली, सॉरी वृत्ताकार तो मान लीजिए इसका शीर्ष भाग है, तो ये बेलनाकार कुंडली, इसमें चालक तार को लपेटा गया है, मतलब हमारे पास तांबे का तार है, उसमें हम धारा बहाएंगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो धारा हमारा कुछ इस प्रकार से बह रहा है बच्चों, कुछ इस प्रकार से धारा बह रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से कुछ इस प्रकार से दिशा हो जाएगी, तो आप मत परेशान हो। अब क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, मान लो हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उसकी गणना करनी है। फिलहाल सबसे पहले आप लोगों से यदि कोई परिनालिका पूछे, परिनालिका कैसे बनाते हैं, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास एक विद्युत रोधी पदार्थ है जिस पर अपन क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट देते हैं, तो हमारा वो परिनालिका का रूप हो जाता है, मतलब परिनालिका का निर्माण हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली ही है जो कि विद्युत रोधी पदार्थ में तांबे को विद्युत रुद्ध तार को पास पास लपेट कर बनाया जाता है।
अब यहां पर मैं कहता हूं कि मान लीजिए यहां पर एकांक लंबाई है, इस पर फेरों की संख्या स्मॉल n है। भाई इसमें आपको दिख रहा है कि 8-10 फेरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फेरों की संख्या होती है। तार बहुत पतला होता है और फेरे आपके बहुत ज्यादा होते हैं। आप कभी फैन के अंदर देखना, जो तांबे का तार लपेटा जाता है ना, 25-25, 30-30 फेरे एक साथ लपेटे जाते हैं। मोटर बाइंडिंग होता है ना बच्चों, वहां पर भी आप देखना कि 25-25, 30-30 तार एक साथ लपेटे जाते हैं, मतलब इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर में 30-40 फेरे हो जाते हैं। ऐसे किसी भी मोटर की बात करो आप लोग, जहां कॉपर या सिल्वर का बाइंडिंग होता है, वहां पर आप देखोगे बच्चों कॉपर का तार होता है, एकदम पतला होता है, और उससे क्या करते हैं, ऐसे ही बार बार घुमा करके बाइंडिंग किया जाता है। तो थोड़ा सा ये चीजें आप लोग नेट में भी सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फैन, कूलर के मोटर जो भी आप लोग देखोगे तो उसमें बार बार कुंडली लगाई जाती है, मतलब एकदम फेरों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में। तो हम मानकर चलेंगे, मान लीजिए इसकी इकाई भाग पर फेरों की संख्या स्मॉल n है और बहने वाली धारा I है। अब उस धारा के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर कितना होगा, इसका हमको गणना करनी है। अच्छा, एम्पियर के परिपथीय नियम का आप अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, तो ये तो सिंपल है भाई साहब कि हमें एक बंद लूप का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है, यानी इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n होगी। मैं इसलिए कई एग्जांपल्स देकर बता रहा हूं कि मान लीजिए इकाई भाग में कई सारे फेरे हैं, ठीक है, और बहने वाली धारा I है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब परिनालिका में धारा बहती है तो क्षण चुंबक की भांति ये कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों कि जब परिनालिका में धारा बहाते हैं बच्चों तो क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। अच्छा, ये जब क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा तो सिंपल इसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्षण चुंबक है तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो मैं चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बता देता हूं बच्चों, कुछ इस प्रकार से, इधर से आपका इधर की ओर। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है भाई साहब, तो आप परेशान मत होना। और ये हमारे पास इतना लंबा चौड़ा कुंडली है, ये लो, कुछ इस प्रकार से आपके बुक में भी मिल जाएगा। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र से कुछ इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही बच्चों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से हमारा परिनालिका है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा रूप दे दिए कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से जनरेट हो गया, इतना हमारा। अब इसके बाहर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे तो आप सबको पता है बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। बाहर यदि चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो आपका अंदर होगा। यदि मैं यहाँ पे S, जैसे आपके पास कोई क्षण चुंबक है तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है S से N की ओर चलती है, तो कुछ S और N इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर N से S की ओर बाहर चलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यदि हम बाहर की बात करें बाहर N से S की ओर, लेकिन अंदर किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है S से N की ओर चलती है, तो कुछ इस प्रकार से। अब हमें एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करना है, तो हमें एक बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम एक यहाँ पे बंद लूप बनाते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक आयताकार लूप है, यहाँ पर मैं आयताकार लूप दे देता हूँ। ये मान लीजिए एक आयताकार लूप है, इसका नाम दे देता हूँ बच्चों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अभी इस आयताकार लूप की मैं यदि आपसे कह दूँ चौड़ाई, तो चौड़ाई में मान के चलता हूँ x है। ठीक है, इस आयताकार लूप की चौड़ाई कितना मैंने मान लिया, x मान लिया। प्रति एकांक लंबाई यहाँ पर स्मॉल n मान लिया। ये सब चीज जरूरी है, जानना जरूरी है। अभी फिलहाल इतना तो क्लियर है कि माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक मतलब इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है और बहने वाली धारा I है। तो मैं यदि इकाई भाग पर धारा बोलूं तो बोलोगे आप NI हो जाएगा। ठीक है, यानी x लंबाई पर धारा बोल दूं तो NI इकाई पर है, तो x लंबाई पर NXI हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समस्या ना हो बच्चों, तो आप लोग जानकार भी बने रहो, तो दिक्कत हो जाए। मैं कह दूंगा n लंबाई पर धारा, सॉरी n, यहां पर n लंबाई नहीं होगा, n फेरों की संख्या पर, n फेरों की संख्या पर धारा कितना बह रहा, तो आप कहोगे NI।
अब जब इकाई पर n फेरे हैं तो x लंबाई पर कितने फेरे हो जाएंगे, nx, तब धारा हो जाएगा nxi। ये जरूरत की चीजें हैं, अभी आगे काम में आएगा बच्चों, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पर एक बंद लूप की कल्पना करते हैं, आयताकार लूप ABCD की, जो कि एम्पियर के परिपथी नियम के लिए उपयोगी हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ा सा आप लोग समझो कि हम एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना करते हैं, जो कि आपके किसके समांतर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा परिनालिका है जिसमें AB जो है और जो CD है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, और ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों, क्योंकि अभी मैं जो लिखूंगा ना फिर आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो अल्पांश है, मान के चलता हूं A और B से कुछ न कुछ तो दूरी होगी, लंबाई होगी x, यहां से यहां तक की जो अल्पांश में मान के चला हूं, और ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच कितना डिग्री, तो आप कहोगे 0 डिग्री है। अच्छा, ये जो मैंने इसको माना है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, इसको भी आप समझ गए। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। तो इस आयताकार भाग में 4 भुजा है, ABCD है ना, AB BC CD और AD। तो 4 भाग हैं बच्चों, A से B, B से C, C से D, D से A। तो चारों भाग में चारों भुजाओं का कोण अलग अलग है। जैसे हमने कहा AB का 0 डिग्री, फिर इसका 90 डिग्री, फिर इसका मैं कहूँ ये तो बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस भाग का फिर से 90 डिग्री। तो सब काम की चीजें हैं, एक एक पॉइंट यदि क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी थ्योरम को कर सकते हैं। आप साथ में एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि एम्पियर का परिपथी नियम कहता क्या है कि किसी भी, यदि मैं बात करूं चाहे परिनालिका की बात करूं, चाहे मेरे पास एक चालक तार है ना, यदि वो बंद लूप वहां पर बन रहा है, तो मान लीजिए किसी बंद लूप पर हम बात करते हैं कि उसके चारों ओर, मान लीजिए एक बंद वक्र है या बंद लूप है, उसके चारों ओर जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा के μ0 गुना होता है। मतलब जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखीय समाकलन, उसमें जो भी धारा बहता है उसके μ0 गुना होता है। तो फिलहाल ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है हम इसका रेखीय समाकलन निकालेंगे, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम कहता है ना, और हम उसका अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर हम इसका किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं बच्चों। तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि इस बंद लूप के चारों जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, भाई हमने बंद लूप की कल्पना तो कर ली, तो बंद लूप हमारे पास ABCD एक आयताकार लूप है और ABCD के चारों एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमें निकालना होगा। तो यहां पर देखो कि परिनालिका में एक आयताकार लूप हमने ABCD की कल्पना कर ली है, तब आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब देखिएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब हमारे पास जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, एक बंद लूप है बच्चों, बंद लूप का मतलब हम यहाँ पर ये तो बता सकते हैं कि बंद लूप है, इसलिए हम इसको ये आप कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र B इसका रेखीय समाकलन। अब बड़ा समस्या है यार, इस बंद लूप में 4 भाग हैं, A से B, B से C, C से D और D से A। इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, थोड़ा समझिएगा आप लोग, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में कैसे बांटेंगे, पहला कंडीशन बोला A से B तक, B इंटू DL, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला B से C तक, B इंटू DL, ठीक है। फिर तीसरा बोला है C से D तक हम चलेंगे, ठीक है, 4 भागों में बांटेंगे। फिर जो चौथा कंडीशन बच्चों बोला है D से फिर A तक पहुंचो, तो B इंटू DL। ये लो भाई साहब, अब इन चारों चीजों के लिए हमको एक समीकरण दे देना है। अब इन चारों चीजों के लिए हमको अलग अलग से निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर हम सबसे पहले A से B के लिए बात करते हैं। A से B के लिए V डॉट DL। अच्छा, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, AB cos थीटा। अभी यहां पर रहने देता हूं A से B, AB मतलब A का मान B, DL cos थीटा, और थीटा बराबर 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कहां से आ गया सर, ये 0 डिग्री कहां से आ गया? तो मैंने आपको समझाया था इस डायग्राम में कि ये जो मेरा डायग्राम में AB है ना, ये AB दिख रहा है ना आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री बनाता है, ये 0 डिग्री बनाता है। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं, चूंकि जो AB है चुंबकीय क्षेत्र
बी के अनुदिश है, वी के अनुदिश है मतलब समांतर है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब cos 0 का मान हम बोले तो cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है 1। a से b हो गया और आपका b इंटू dl हो गया। अब यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि b बाहर ले आऊं तो a से b dl, और इस dl की लंबाई कितने मतलब अल्पांश की लंबाई कितना माना हमने x, चाहे नीचे की बात करो चाहे ऊपर की बात करो, तो यहां पर हो जाएगा आपका b इंटू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कहां से कहां तक के लिए आ गया, a से b तक के लिए आ गया, और b इंटू आपका dl है। अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसके अंदर एक आप बंद वक्र बनाए, इनमें नहीं है, क्योंकि एक सिंगल भुजा के लिए, ये बंद वक्र के लिए, पूरे बंद वक्र के लिए, तो ये पहला कंडीशन निकल कर आया इसका। अब इसके लिए निकालेंगे बच्चों, ठीक है, चलेगा इतना। चलो अगले प्रोसेस में चलते हैं। वह कहां से चलेंगे, बी से सी तक, v डॉट dl। अच्छा a डॉट b का मान क्या होता है, b से c रहने दो, a v cos थीटा cos 90 डिग्री। अब ये cos 90 डिग्री क्यों है, cos 90 डिग्री क्यों है, 90 डिग्री क्यों है बच्चों, बता सकते हो आप लोग। अब इसका टोटल मान 0 आएगा, चूंकि आपका vc है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है। लंबवत मतलब बच्चों 90 डिग्री है, इसलिए थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। ये लो, इसका भी मान आ गया, इसका भी मान आ गया। ठीक है, तथा मैं आपसे कह दूं कि जो C से D चलता है v डॉट dl, इसका मान 0 होगा, क्योंकि जो आपका परिनालिका है, परिनालिका के बाहर है, ये परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों जानते हो कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है, खत्म कहानी। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 मतलब b का मान 0, तो खत्म कहानी। ये परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया कि भाई बाहर तो हो ही नहीं सकता यार, बाहर 0 है। ठीक है, कितने कंडीशन हो चुके हैं। ठीक, अब आपका बच्चों फिर से चलेगा d से a तक, d से a तक, इसका मान हो जाएगा आपका, हो जाएगा d रहेगा, a रहेगा, a v cos 90 डिग्री, इसका मान आ गया 0। इसका मान 0 क्यों, क्योंकि देखो बच्चों मैंने कहा ये आपका 0 डिग्री बनाता है, समांतर है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ आपका 90 डिग्री बनाएगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बनाए, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ये बाहर है इसके लिए भी 0, केवल और केवल इसके लिए हमारा वैल्यू दे रहा है। उपरोक्त चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में चारों मान को रखने पर, चारों मान को रखने पर, रख दो बच्चों, कितना आ रहा है वो चीज आप लोग देख लो। कि बोला है भाई रेखीय समाकलन, जो भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र का, उसका रेखीय समाकलन पहले में आपका आया था bx, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0 और चौथा भी 0, कुल मिलाकर के आपका b इंटू dl बराबर आपका आ चुका है b इंटू एक्स। इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चारों रेखीय, किसी भी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर आपसे मैं कह देता हूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई प्रत्येक फेरों पे आई धारा बह रहा है, n फेरे हैं तो धारा n भाई ni, और x लंबाई का लूप है तो धारा हो जाएगा nxi। ठीक, तो मैं यहां पर आपको सिस्टमेटिक लिख के बताऊंगा ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। चूंकि प्रत्येक फेरे पर प्रवाहित धारा कितनी बच्चों, आई, तो n फेरों पर प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, ni। ये एकांक लंबाई की बात कर रहे हैं ना, वह x लंबाई
के लिए धारा कितना हो जाएगा, NXI। मतलब यहां से निकल कर आया कि आयताकार लूप ABCD में प्रवाहित होने वाली धारा यदि आपसे कोई कह दे तो आप कहोगे सर NXI। ये कहां से आ गया भाई, ये बंद लूप की कल्पना कर रहे हैं। ये बंद लूप है, इसमें टोटल कितना धारा बह रहा है, मतलब यहां पर कितने फेरे हैं, यहां पर भी फेरों की संख्या होगी ना, ये लो फेरे होंगी, बिल्कुल ये नीचे तक होगा, फेरे होंगे, कई सारे फेरे होंगे। तो मैं कह रहा हूं भाई N फेरे हैं और एक फेरे में हमारे पास इकाई लंबाई पर N फेरे हैं, यहां से यहां तक में NX फेरे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई। इकाई पर धारा मतलब एक फेरे पर आई धारा, और इकाई लंबाई पर N फेरे, और X लंबाई पर N का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लगाओगे एम्पियर का परिपथी नियम। कौन बताएगा एम्पियर का परिपथी नियम? एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है भाई, जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। प्रवाहित धारा कितना है आपका, NXI प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं V.dl बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा म्यू 0 NXI, और इसको आप समीकरण 3 था ना बच्चों, समीकरण 3 दे दो। इसके पहले हमारा समीकरण 2 था, समीकरण 2 देखो और समीकरण 3 देखो, दोनों में समान है ना, देख सकते हो ये आपका दोनों में समान है, तो तुलना कर दो समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से थोड़ा सा लंबा लग गया, समय भी लग गया भाई, आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर इतना लंबा चौड़ा कैसे कर पाएंगे, लेकिन यार बेसिक्स से लेकर चलना पड़ता है, हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, तो सब टाइम तो लगेगा। देखो ये आपका म्यू 0 NXI है और यहाँ पर आपका BX है, दोनों को तुलना कर दें तो VX बराबर म्यू 0 NXI, X से X कट जाएगा तो B बराबर म्यू 0 NI। ये आपका आंसर आ गया। यही हमारे पास आ गया कि धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आप लोग यदि विधिवत समझ गए होंगे यदि, तो आपसे दोबारा है ना भाई इतना समय नहीं लेंगे और आप दोबारा में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को यार डीप में समझने की कोशिश करो। टोराइड आपका हट गया, इसलिए टोराइड में आपको परेशान नहीं होना है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आप लोगों को निरंतर मैं वीडियोस देता रहूं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस शेयर करने से होता है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, 9685299149। हाँ, छोटा सा अमाउंट चार्ज रहता है, लेकिन आपको प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।